नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तुर्की सीरिया में भूकंप की तबाही से हाहाकार, मौत का आंकड़ा 5000 के पार पहुंचा। जी हां दोस्तों, तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप और उसके बाद के झटकों के कारण अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के देशों ने बचाव प्रयासों में सहायता के लिए दलों को भेजा है। तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि आपात सेवाओं के 24,400 से अधिक कर्मचारी राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अधिकारियों को आशंका है कि सोमवार भोर से पहले आए भूकंप और बाद के झटकों में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बचाव कर्मी मंगलवार को भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे रहे। इसी बीच दक्षिणी पूर्वी तुर्की में भूकंप से प्रभावित एक शहर में बंदरगाह के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों में इस्कांद्रियन बंदरगाह पर जलते हुए कंटेनर से काला धुआं उठता नजर आ रहा है। तुर्की तटरक्षक पोत आग बुझाने के प्रयासों में मदद कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एमपी इलेक्शन 2023, पेंशन नहीं तो वोट नहीं, लाखों कर्मचारियों की शिवराज सरकार को धमकी, कांग्रेस ने मांग का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, चुनावी साल में शिवराज सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। अब 7.5 लाख कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को धमकी दी है। आंदोलनरत कर्मचारियों ने पेंशन नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया है। कर्मचारियों की मांग का कांग्रेस ने समर्थन कर आंदोलन को धार दे दी है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है। कर्मचारियों का कहना है कि सांसद विधायकों को पेंशन तो कर्मचारियों को क्यों नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख नियमित कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी हैं। निगम, मंडल या सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को शामिल करने पर संख्या 7.5 लाख से ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए आंदोलन चला रहे हैं। पड़ोसी राज्यों को देखते हुए शिवराज सरकार टेंशन में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने पूछा, अडानी और पीएम मोदी में क्या रिश्ता है। कहा, 2014 में अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर पर थे, जादू हुआ और 2 नंबर पर आ गए। जी हां दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। राहुल ने 45 मिनट की स्पीच की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूछे गए लोगों के सवालों से की। फिर इन्हीं सवालों का हवाला देते हुए गौतम अडानी के मुद्दे पर आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 609वें नंबर पर थे। कुछ ही साल में न जाने क्या जादू हो गया कि अडानी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। इस स्पीच के दौरान एनडीए मेंबर्स ने एतराज भी जाहिर किया कि आप प्रधानमंत्री पर बिना आधार के आरोप नहीं लगा सकते, आपको इनका सबूत देना चाहिए और अगर नहीं है तो देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी की स्पीच इन छोटे मोटे हंगामों के बीच भी चलती रही और ये अडानी पर बयानों, सवालों और दावों पर ही फोकस रही। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान सदन में एक तस्वीर दिखाई। इसमें मोदी और गौतम अडानी नजर आ रहे हैं। एनडीए मेंबर्स ने इसका विरोध किया। सभापति ओम बिरला ने राहुल को टोका और स्पीच फिर शुरू हुई। राहुल ने कहा कि इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि अडानी और मोदी जी के रिश्ते के बारे में बात बता देता हूं। यह रिश्ता कई साल पहले शुरू हुआ, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी जी और अडानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मोदी जी को आइडिया दिया गया कि आप बिजनेसमैन के ग्रुप को साथ लाए और वाइब्रेंट गुजरात बनाए। मुझे लगता है कि तब असली जादू शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। 2014 में अडानी 609 पर थे और कुछ साल में दूसरे नंबर पर कैसे पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर देश की कई सारी संपत्तियों को अडानी को दिए जाने पर भी आरोप लगाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस धंधे को बंद कीजिए, पीएम मोदी और भारत पर जमकर बोले नेपाल के पूर्व गृह मंत्री। जी हां दोस्तों, नागरिकता मामले में अपने पद से हटाए गए नेपाल के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लामिछाने ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व नेपाली मंत्री ने कहा है कि भारत और नेपाल के संबंधों को दोनों देशों के बीच एजेंट बनकर काम कर रहे लोगों से खतरा है, इसलिए पीएम मोदी नेपाल से सीधी बातचीत रखें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अपनी टीम और दूतावास पर काम करना होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
रवि लामिछाने ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी जो आपके नाम पर यहाँ लूट रहे हैं वो लोग नेपाल और भारत के संबंध को आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हमारे संबंध बहुत ऊंचाई पर चले गए हैं, लेकिन यह सब बोलने वाली बात है। ये लोग जो एजेंट बनकर काम कर रहे हैं उन पर विश्वास करना बंद कीजिए, सीधी बात कीजिए। आप कोई एजेंट आपके लिए ये भारत का रुख है कहकर यहाँ पर जो चल रहा है इस धंधे को बंद कीजिए। वहीं दोस्तों पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि अगर आपको सच लगता है कि नेपाल और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे रिश्तों को अच्छा बनाना चाहिए तो बीच में कोई आदमी मत भेजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब फोन पे से विदेशों में भी कर सकेंगे पेमेंट। ऐप में यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेट करना होगा, ऐसी सर्विस देने वाला भारत में पहला ऐप। जी हां दोस्तों, फिनटेक मेजर फोन पे यूपीआई के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए भारत के फोन पे यूजर्स विदेश यात्रा के दौरान यूपीआई का उपयोग करके इंटरनेशनल मर्चेंट को पेमेंट कर सकेंगे। फिलहाल इस फीचर में जिन देशों को शामिल किया जाएगा उनमें यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान शामिल है। इस सुविधा के लिए फोन पे ऐप में यूपीआई इंटरनेशनल को एक्टिवेट करना होगा। फोन पे ने एक बयान में कहा कि यूजर्स सीधे अपने भारतीय बैंक से विदेशी मुद्रा में भुगतान करने में सक्षम होंगे, ठीक वैसे ही जैसे अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड के साथ करते हैं। फिनटेक इंडस्ट्री के एक एग्जीक्यूटिव के अनुसार यह कदम फोन पे के बड़े फॉरेक्स मार्केट के एक हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास लगता है। यह एक ऐसी कैटेगरी है जहां पेमेंट एप्स के लिए एडिशनल पैसा बनाने का सीधा मौका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अग्निवीर स्कीम सेना नहीं बल्कि अजीत डोभाल ने थोपी, लोकसभा में बोले राहुल गांधी, अडानी के मुद्दे पर भी घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना, अडानी मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने लोगों की बातें सुनी और अपनी भी बात रखी। हमने यात्रा के दौरान बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों से बात की। लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने जब युवाओं से उनकी नौकरी के बारे में पूछा तो कईयों ने कहा कि वे बेरोजगार हैं या कैब चलाते हैं। किसानों ने पीएम बीमा योजना के तहत पैसा नहीं मिलने की बात कही, उनकी जमीन छीन ली गई। जबकि आदिवासियों ने आदिवासी बिल की बात कही। लोगों ने अग्निवीर योजना के बारे में भी बात की, लेकिन युवाओं ने कहा कि इससे हमें 4 साल बाद नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि अग्निवीर योजना आरएसएस गृह मंत्रालय के लिए आई है, न कि सेना के लिए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को सेना पर थोपा जा रहा है। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कहा कि लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और फिर समाज में वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। इससे हिंसा भड़केगी। उनको सेवानिवृत्त अधिकारियों को लगता है कि अग्निवीर योजना सेना से नहीं आई और एनएसए अजीत डोभाल ने सेना पर इस योजना को लागू किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाजपा के दिग्गज सांसद पर सती प्रथा का महिमा मंडन करने का आरोप, सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने आज सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि भाजपा सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने सती प्रथा का महिमा मंडन किया है। जोरदार विरोध के बीच अध्यक्ष ने रिकॉर्ड की जांच करने और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सदन को स्थगित कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जोशी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं। संसद के निचले सदन में हंगामा दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुआ, जब विपक्षी सांसद सत्ता पक्ष की ओर दौड़े और दावा किया कि भाजपा नेता सीपी जोशी ने सती प्रथा का समर्थन करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। सदन की कार्यवाही दोपहर 1:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भाजपा सांसद सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशिया कप 2023 खत्म हुई पाकिस्तान की हैकड़ी, स्टार प्लेयर ने कहा एशिया कप शिफ्ट करना ही सही फैसला। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने को है, लेकिन एशिया कप 2023 को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। बीसीसीआई ने इनकार कर दिया है कि टीम इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी। इसी के बाद से ही यह बवाल हुआ और पाकिस्तान बिफरा हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान को झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी ही मान रहे हैं कि एशिया कप का बाहर होना ही बेहतर है। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने कहा है कि अगर एशिया कप 2023 को शिफ्ट किया जाता है तो यह क्रिकेट के लिए बेहतर फैसला होगा। अब्दुल रज्जाक बोले कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही होते हैं। अगर एशिया कप दुबई या कहीं बाहर शिफ्ट होता है तो यह बेहतर होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंक एफडी पर मिलेगा 8.8% ब्याज, सरकार ने दी सौगात। जी हां दोस्तों, बजट 2023 पेश होने के बाद वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत, आर्थिक राहत और फायदा दोनों मिले हैं। आम बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS और डाकघर मासिक आय योजना के तहत निवेश की सीमा बढ़ाने के कुछ दिनों बाद अब बैंकों ने बड़े जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एफडी पर ब्याज दर बढ़ा दी है। इससे सीनियर सिटीजन्स को दोहरा लाभ मिल रहा है। दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी का ऐलान करने वाले बैंकों में बंधन बैंक और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। ये बैंक वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों को एफडी पर आकर्षक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों, बंधन बैंक ने सोमवार को फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी की। बैंक ने बताया कि संशोधित दरें 2 करोड़ रुपए तक की एफडी पर लागू होंगी। नई दरें 6 फरवरी 2023 से प्रभावी हो गई हैं।